हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिमांड पढ़ने जा रहे हैं। डिमांड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डिमांड होता क्या है कि नहीं। और ये CUET UG के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर एक बार देख सकते हैं फटाफट। ठीक है, एक रिवाइज कर लीजिए फटाफट, ताकि आप लोगों का एक पूरा सिलेबस जिस तरीके से चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। तो एक बार यहाँ पर आखिरकार डिमांड होता क्या है। तो डिमांड होता क्या, अगर कोई पर्सन कार लेना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये गोलू नाम का लड़का है, अगर गोलू नाम का लड़का कार लेना चाह रहा है और कार के लिए जो भी इसका प्राइस है, जैसे मान लो कि 9 लाख है, अगर 9 लाख का प्राइस ये या 9 लाख का प्राइस का अगर कार वो खरीदना चाहता है, तो अगर उसके पास वो पैसा है तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड, जो क्वांटिटी उसने डिमांड करी है वो आखिरकार वो एक्चुअल में डिमांड है कि नहीं। मतलब वो चीज़ वो सिर्फ विलिंगनेस नहीं दिखा रहा है, विलिंगनेस नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो क्या, वो उस चीज़ को वो खरीदना चाह रहा है। इसका मतलब क्या, डिमांड का क्रिएशन हो गया है। तो ये चीज़ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया, फटाफट आप लोग देख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पर। और पहला स्लाइड में ही हमारे पास क्या है, डिमांड के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब व्हाट इज डिमांड, तो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज इन अ मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि जो भी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी का अगर कोई खरीदना चाह रहा है, कंज्यूमर का पास क्या विलिंगनेस है और उसके पास उतना पैसा है कि वो, उसके पास परचेजिंग पावर है कि उसे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो खरीद सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है कि एट अ डिफरेंट प्राइसेस, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज डिमांड, कि वो डिमांड है कि नहीं। तो डिमांड क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी और जो भी कंज्यूमर विलिंगनेस दिखाता है ताकि उसे वो परचेज कर सके, जो भी गिवन समय में और जो भी डिफरेंट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से। जैसे एग्जांपल दिया, कंज्यूमर डिमांड्स है 5 kg ऑफ शुगर इन अ मंथ एट अ प्राइस ऑफ 40 रुपीज पर kg। द डिमांड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ इफेक्टिव डिजायर। तो यही बोला गया कि जो इफेक्टिव डिजायर है, इफेक्टिव डिजायर है कि जो पर्टिकुलर पर्सन का खरीदने का, जो कंज्यूमर का, तो वो चीज़ क्या होता है, वही डिजायर क्या कहलाता है, एक तरीके से डिमांड, है कि नहीं। कि इफेक्टिव डिजायर का मतलब कि उसके पास वो विलिंगनेस भी है, खरीदना भी चाह रहा है और उसके पास पर्टिकुलर परचेजिंग पावर भी है। तो आई होप सो डिमांड के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ डिमांड कितने होते हैं। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड होता क्या है, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर मान लो कि ये क्या, एक पर्सन का नाम है राम, तो अगर राम क्या चाह रहा है कि भाई जो पर्टिकुलर प्राइस है, जैसे मान लो कि ₹5 में अगर 10 पीसेस ऑफ पेंसिल उसे मिल रहा है, ठीक है, तो वो जिस प्राइस पर जितना क्वांटिटी वो खरीद रहा है एक बंदा, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि ये इकलौते बंदे के बारे में बात हो रहा है। तो वही बोला जा रहा है, डिमांड ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट इज टर्म्ड एज ए इंडिविजुअल डिमांड। कि जो भी इंडिविजुअल यूनिट के द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है, 5 रुपीज में जो 10 पेंसिल का जो डिमांड का क्रिएशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि एग्जाम्पल बोला है, डिमांड ऑफ शर्मा household for a milk priced at 44 per liter is 50 लीटर पर मंथ। कि अगर 44 रुपीज पर लीटर अगर दूध है और वो 50 लीटर दूध हर महीने जा रहा है, 1 मंथ में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक किसी एक के डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर क्या होता है, मार्केट डिमांड में, मार्केट डिमांड में सारे जितने भी लोग हैं वो जितना डिमांड कर रहे हैं, जैसे अगर मिल्क के बारे में ही लिया जाए, तो अगर मिल्क MILK, ठीक है, मिल्क अगर मान लो कि अ डिमांड फॉर ऑल हाउस होल्ड ऑफ द फॉर मिल्क प्राइस एट ₹44। कि जब प्राइस था मिल्क का, वो जब 44 था, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा था, 20,000 लीटर पर मंथ अगर मान लेते हैं। ठीक है, कि अगर 44 रुपीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा मार्केट डिमांड है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो पूरे मार्केट के तौर तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो वही बोला गया, इट मीन्स दैट अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल इट्स बायर्स। कि जो भी पर्टिकुलर बायर है, जो दूध परचेस करने वाला, या कोई मान लो कि चॉकलेट परचेस करने वाला, या फिर क्रीम परचेस करने वाला,
तो जो भी सारी चीज़ें हैं तो वो सब सारे जितना भी क्वांटिटी परचेज का या डिमांड कर रहे हैं तो वो डिमांड को क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। तो आई होप सो मार्केट डिमांड भी बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा और इंडिविजुअल डिमांड भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा, अगर कोई भी रिलेटेड डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार क्वेरी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो क्या कि इस क्वेश्चन पूछा गया कि जो इज डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड सिनोनिमस, क्या बोला गया कि क्या जो डिमांड है और क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या दोनों सेम चीज है? बिल्कुल नहीं सेम है, दोनों अलग अलग चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर फोकस देकर चलिएगा। डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है कि जितना क्वांटिटी कंज्यूमर विलिंगनेस दिखा रहा है और उसके पास वो परचेजिंग पावर है जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और जो भी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस है उस पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड। है कि नहीं? यहाँ पर तीन चीजें कि जो भी क्वांटिटी वो परचेज करना चाह रहा है और कंज्यूमर के पास विलिंगनेस है, और साथ ही साथ उसके पास परचेजिंग पावर है, और जो भी पीरियड ऑफ टाइम में वो लेना चाह रहा है और जो भी जिस भी प्राइस पर लेना चाह रहा है, तो उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात किया जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बात करता है इन विच कंज्यूमर परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ टाइम, कि जब ये प्राइस होता है तब इतने लोग खरीदते हैं और ये प्राइस होता है तब इतने लोग खरीदते हैं। तो मतलब हम स्पेसिफाई कर दिए ना, स्पेसिफाई कर दिए कि भाई इतना क्वांटिटी खरीदा जाता है जब इतना स्पेसिफिक प्राइसेस रहता है, तो हम लोग बोलते हैं इसको क्वांटिटी डिमांडेड। जब स्पेसिफिक, और जब स्पेसिफिक की बात ना आए, जनरल लेवल पर बात है, तो जनरल लेवल पर हम लोग डिमांड का क्रिएशन बोलते हैं। सेम उसी तरीके से क्या होता है, डिमांड फंक्शन, तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, कि दोनों के बीच का रिलेशन, कि जितना क्वांटिटी का डिमांड हुआ है, मान लो कि 25 या 20 पीसेस ऑफ पेंसिल का डिमांड हुआ है, और जिस फैक्टर की वजह से उसका इफेक्ट हो सकता है डिमांड पर, अफेक्ट हो सकता है उसके डिमांड में, जैसे मान लो उसकी प्राइस की वजह से, मार्केट की वजह से, या फिर प्रोड्यूसर की वजह से, जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। अब आता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? सब चीज इंडिविजुअल इंडिविजुअल, कि भाई डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स, की कोई भी कमोडिटी का डिमांड कब होता है, जब फंक्शनल रिलेशनशिप है एफ फॉर फंक्शन, और पी मतलब प्राइस, मतलब प्राइस के हिसाब से, आर रिलेटेड गुड्स, प्राइस के रिलेटेड गुड्स, जैसे मान लो कि टी और कॉफी है कि नहीं? अगर टी का अगर प्राइस बढ़ता है, मान लो टी का प्राइस बढ़ता है, तो कॉफी का क्वांटिटी लोग ज्यादा परचेस करने लगे। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस टी में ऊपर नीचे हुआ, लेकिन क्वांटिटी किसका बढ़ा, कॉफी का बढ़ा। तो ये सब सारी चीजें क्या है कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस, इंडिविजुअल डिमांड के फंक्शंस हैं। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कंज्यूमर का इनकम के हिसाब से भी चेंज होता है। टेस्ट कंज्यूमर का, अगर इंडिविजुअल का डिमांड, अगर मान लो कि किसी एक बंदे का अगर टेस्ट बदल गया, तो कुछ ना कुछ तो, मतलब मान लो कि ये पहले 500 रुपीज का पिज्जा खाता था, लेकिन अब इसका टेस्ट बदल गया, तो उसकी वजह से भी तो डिमांड में कमी आया ना, सिंगल की वजह से भी, है कि नहीं? फिर लास्टली क्या, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, जो ई से डिनोट करते हैं, तो ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो गया। अब आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? मार्केट डिमांड फंक्शन shows how the market demand of a commodity in a market is related with its determinants, कि कौन कौन से और किस किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स में मार्केट का डिमांड रिलेटेड है। उसमें क्या क्या है कि पहला कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, की प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, इनकम की वजह से, इनकम घटता बढ़ता है तब डिमांड में मतलब एक तरीके से कभी डिमांड ऊपर जाता है, मतलब क्वांटिटी परचेज बढ़ जाता है, कभी क्वांटिटी परचेज घट जाता है। तो ये चीज क्या है कि मार्केट के हिसाब से हो रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस यहाँ भी आएगा, एक्सपेक्टेशन आएगा, और ये तीन चीज एक्स्ट्रा आएगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के बारे में बात हो रहा है। जब मार्केट के बारे में बात होगा या पूरा पॉपुलेशन के बारे में बात होगा लार्जर लेवल पर, तो उसमें पॉपुलेशन साइज, अगर मान लो एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, एरिया में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गया, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा भाई तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो लोग कुछ खाएंगे, कंजम्पशन तो करेंगे ही करेंगे, तो वहां से क्या होगा, डिमांड का क्रिएशन बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अगर इनकम बढ़ जाता है, लोगों के हाथों में इनकम ज्यादा आने लगता है, तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो वो अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ पाएंगे।
और लास्टली क्या, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेल ज़्यादा रहते हैं, यहाँ फीमेल ज़्यादा रहते हैं, या यहाँ पर चिल्ड्रन ज़्यादा रहते हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ भी डिमांड का इफेक्ट पड़ता है, मार्केट डिमांड का। तो आई होप सो मार्केट डिमांड भी क्लियर होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स एक एक कर देख लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स के कौन कौन से डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। तो पहला है कि प्राइस। सिंपल सी बात है कि भाई जो प्राइस रहता है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस, मतलब जो भी कमोडिटी रहता है, कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब क्या कि जब प्राइस बढ़ता है कोई भी प्रोडक्ट का, क्या बढ़ता है, प्राइस, तो क्वांटिटी क्या हो जाता है, उसका घट जाता है, लोग उसे कम परचेज करने लगते हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्राइस ज़्यादा हो कम हो जाएगा तो क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। समझ में आया। तो ये चीज़ है, ठीक है। और वाइस वर्सा दोनों एक चीज़ होता है, मैंने यहाँ बताया। अब आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम प्रोवाइड्स अ परचेजिंग पावर, इनकम से परचेजिंग पावर आता है, और परचेज ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ नॉर्मल कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम। यहाँ पर भाई इनकम से जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्या, डिमांड। ठीक, इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है डिमांड, या फिर बोला जाए कि क्वांटिटी जो भी लोग खरीद रहे हैं। अगर इनकम बढ़ेगा, इनकम अगर बढ़ रहा है, तो भाई जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगा, मतलब डिमांड है वो भी बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। अगर इनकम लोगों का घटेगा तो क्वांटिटी लोग जो भी परचेज कर रहे थे वो घट जाएगा। तो आई होप सो ये क्या डायरेक्टली है कि मतलब इनकम बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा घट रहा है। ठीक है। अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो चीजें आती हैं कि टू टाइप्स होते हैं इसके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। पहला होता है सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो कॉम्प्लीमेंट करता हो, जो मतलब टुगेदर कंज्यूम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, टुगेदर कंज्यूम किया जा रहा है। और लेकिन सब्सटीट्यूट गुड्स की एक 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 का प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो हम दूसरा चीज कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि टी और कॉफी का हो गया, है कि नहीं। अब मान लो कि टी के प्राइस में ऊपर नीचे हुआ, टी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी किसका बढ़ेगा, क्वांटिटी कॉफी का बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये महंगा हो जाएगा तो लोग सोचेंगे भाई टी क्या, अब टी को क्यों पीना, क्योंकि दोनों बिवरेजेस हैं, तब चलो कॉफी कॉफी पीते हैं, क्योंकि कॉफी कॉफी भी तो उतना ही महंगा है कि नहीं। अगर इसका प्राइस कम होगा तो लोग इसको ज्यादा क्या मतलब बोला जाए कि ज्यादा से ज्यादा टी को कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि इसका प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी लोग टी का ज़्यादा परचेस करेंगे, क्वांटिटी टी का ज़्यादा परचेस करेंगे। क्यों, क्योंकि क्योंकि एक तरीके से बोला जाए कि जब प्राइस इसका ज़्यादा होगा, सॉरी, इसका प्राइस अगर ज़्यादा होगा, कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा होगा, तो क्वांटिटी ज़्यादा परचेज होगा टी का, क्योंकि अब कॉफ़ी बहुत महंगा हो गया भाई, तो अब टी को, तो ये रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमको रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। सेम उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जैसे हो गया कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल। अब पेट्रोल और कार में क्या अंतर है भाई, अब पेट्रोल और कार में जनरली क्या अंतर है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पेट्रोल और कार, अब देखो पेट्रोल और कार क्या, अगर मान लो कि पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ रहा है, तो अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे, कार भी परचेज, उसका मतलब कार की क्वांटिटी कम परचेज करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि बोलेंगे यार अभी बहुत पेट्रोल महंगा हो गया, अभी कौन खरीदेगा, खरीदेंगे भी आराम से। सेम उसी तरीके से दोनों तरीके से देखा जाए कि भाई कार कार का अगर प्राइस महंगा हो गया तो पेट्रोल का क्या होगा, पेट्रोल धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी की कंजम्पशन कम हो जाएगी। आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होगा, दोनों वाइस वर्सा काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स है। अब आता है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर मान लो कि किसी चीज़ का टेस्ट लोगों को पसंद ना आए, इसका मतलब क्या है कि this influence the advertisement, change in fashion, climate, new invention and other thing being equal, demand for those goods increases for which the consumer develop a favorable taste। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आज डोमिनोज का पिज़्ज़ा लोगों को पसंद नहीं आने लगा, मतलब उसको डिसलाइक करने लगे, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि भाई उसकी जो डिमांड है, जो डिमांड में कमी आएगी, मतलब लोग कम परचेस करना शुरू करेंगे। और उसी के साथ अगर मान लो कि इटालियन पिज़्ज़ा का डिमांड बढ़ने लगा, तो इटालियन पिज़्ज़ा का डिमांड बढ़ने लगा मतलब क्या, उसका अगर टेस्ट अच्छा होने लगा या टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा, तो प्रीफर ज़्यादा लोग इसे कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि डिमांड इसका बढ़ जाएगा, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेंगे, और क्वांटिटी परचेज करेंगे तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है,
अब आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स। अगर मान लो कि लोगों में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी विच अफेक्ट द कंज्यूमर डिमांड, सो इफ द कंज्यूमर फील्स दैट particular goods will be in the short supply in the future, then might increase in the demand now। अगर लोगों को ये लग रहा है कि मान लो कि एप्पल आने वाले समय में क्या होगा कि उसका सप्लाई में शॉर्टेज होगा, सप्लाई में शॉर्टेज होगा, ठीक है, ये लग रहा है कि लोगों को कि शॉर्टेज होगा, इसका मतलब क्या है कि एप्पल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा भाई इसकी इसकी शॉर्टेज होने वाली है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि अगर मान लो प्याज, मतलब ये ऑनियन, ठीक है, अनियन, अनियन क्या है, अनियन का अगर लग रहा है फ्यूचर में कि भाई इसका जो है शॉर्टेज होने वाला है, तो क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा, लोग अभी खरीद के रखने लगेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी है भाई कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उसकी वजह से भी होता है कि अगर जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हाई है, मतलब जिसका इनकम हाई है उसका डिमांड भी हाई है, अगर इनकम इनकम लो है तो उसका डिमांड भी लो है। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग को लेकर चलना होता है। अब आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन भी मैंने वहां भी बताया कि अगर भाई साइज ऑफ पॉपुलेशन मान लो कि पहले यहाँ 10 लाख लोग रह रहे थे, अब यही प्रेजेंटली मान लो कि अब कितना, ये पास्ट में 10 लाख लोग रह रहे थे, अब यहाँ पर 20 लाख लोग रह रहे हैं इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, और क्वांटिटी खरीदेंगे तो डिमांड भी अपने आप ही इंक्रीज होगा, मतलब डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगा। सेम उसी तरीके से कंपोजिशन ऑफ पीपल, इफ द पीपल्स कंपोजिशन हैव अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ यूथ देन द डिमांड ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सेसरीज, बाइक्स वुड बी मोर। कि अगर यूथ का पॉपुलेशन कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी में ज़्यादा है या कंट्री में ज़्यादा है तो वहाँ पर फैशन भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा, मतलब जो भी यूथ से लाइकिंग चीज़ें हैं वो ज़्यादातर इंक्रीज होंगे। और अगर मान लो कि ओल्ड ऑन अदर हैंड, इफ ओल्ड मैन पॉपुलेशन द फॉर्म ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, अगर ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं पॉपुलेशन के तो क्या होगा, मार्केट डिमांड में हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज होगा, वॉकिंग स्टिक्स वगैरह होगा। तो वो सब सारा चीज़ है कि जो चीज़, मतलब जो चीज़ का कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा, या मान लो कि कहाँ चिल्ड्रंस ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रंस ज़्यादा हैं तो उनकी उनके फैशन की चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, मतलब उसका डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगा। तो आई होप सो ये डिटर्मिनेंट्स आपका क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए। अब आता है इंडिविजुअल डिमांड। अब डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में, है कि नहीं। हम लोग इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड के बारे में पढ़े और मार्केट इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़े और मार्केट डिमांड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। अगर डिमांड स्केड्यूल के बारे में कहीं आएगा तो वो टेबुलर फॉर्म के बारे में बात होगा। अगर डिमांड को हम लोग टेबुलर फॉर्म में अगर डिनोट कर रहे हैं तो वो क्या है, डिमांड स्केड्यूल है। और अगर हम लोग डिमांड को क्या ग्राफिकल फॉर्म में, मतलब ग्राफ के फॉर्म में अगर डिनोट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आता है कि डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व होता है दो तरीके से। अब क्या, डिमांड इंडिविजुअल लेवल पर भी होगा और मार्केट लेवल पर भी होगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिमांड का स्केड्यूल भी होगा, कर्व भी होगा, सेम उसी तरीके से मार्केट डिमांड का स्केड्यूल भी होगा, कर्व भी होगा। तो फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग इंडिविजुअल स्केड्यूल और डिमांड के बारे में, या स्केड्यूल, इंडिविजुअल स्केड्यूल या इंडिविजुअल कर्व के बारे में। यहाँ पर देखो इंडिविजुअल का प्राइस बताया गया है कि जब 5 रुपया प्राइस था तो कितना क्वांटिटी ऑफ केजी हो रहा था, 2 kg ऑफ राइस खरीदा जा रहा था। लेकिन जब प्राइस 4 हुआ, मतलब एक तरीके से प्राइस कम हुआ ना, मतलब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी लोग ज़्यादा परचेस करने लगे। सेम उसी तरीके से और कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, है कि नहीं, मतलब और प्राइस कम हुआ, यहाँ भी और प्राइस कम हो गया, इसका मतलब प्राइस कम होने का मतलब है क्वांटिटी बढ़ गया। तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से इंडिविजुअल हम लोग एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर दिए, बस टेबुलर फॉर्म में आपको डिनोट करना है यहाँ पर। तो इट रेफर्स टू द डिमांड स्केड्यूल ऑफ इंडिविजुअल बायर्स, यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल बायर्स हैं उनके डिमांड को एक तरीके से स्केड्यूल कर देना टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, एन इंडिविजुअल डिमांड कैन बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, क्या बाय कर सकता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट टाइम, कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट
क्वांटिटी ऑफ गुड्स को वो परचेस करेगा। तो आई होप सो इंडिविजुअल स्केड्यूल आपका क्लियर होगा। अब आता है क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकली शो करना है उसी को। अब जैसे बोला जाए यहाँ पर कि जब 80 रुपया प्राइस था, 80 रुपया क्या था, 80 रुपया प्राइस था, एक बार मार्केट चेंज कर लेता हूँ। एक बार जब 80 रुपया प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा था, 2 हो रहा था। लेकिन प्राइस जैसे ही कम हुआ, प्राइस 80 से 60 हुआ, तो क्या हो गया, इसका डिमांड जो है वो बढ़ गया। मतलब अब 3 kg होने लगा या 3 पार्ट होने लगा। उसके बाद 40 हो गया, मतलब 60 से 40 हो गया, तो इसका 4 आ गया। मतलब क्या, एक तरीके से बोला जाए कि प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यही बोला गया, ये क्या इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। और ये एक तरीके से above drawn diagram the demand curve is non linear, it is not a constant slope। इसमें ये कांस्टेंट स्लोप नहीं है, ये एक तरीके से नॉन लीनियर है। क्या है, नॉन लीनियर है। तो आई होप सो यहाँ से आपका एमसीक्यूज वगैरह बहुत आसानी से बन जाता है। हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग एक बार धैर्य बनाए रखिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड में आ जाएगा सबका अलग अलग, कि अब यहाँ पर हम लोगों ने फॉर सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी को देखते हुए हम लोगों ने 2 कंज्यूमर का एग्जांपल लिया। वैसे बहुत सारे कंज्यूमर रहते हैं, ऑल कंज्यूमर्स एंड ऑल कंज्यूमर्स आ जाते हैं हमारे जब मार्केट डिमांड के बारे में बात होता है। यहाँ बोला जा रहा है, इट रेफर्स टू द डिमांड स्केड्यूल फॉर अ कमोडिटी ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। इट शोज द डिफरेंट, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज करते हैं। जैसे देखो, प्राइस ऑफ द आइसक्रीम सबके लिए सेम है। मान लो 1 रुपया प्राइस जब था, तब ए कोई बंदा, ए का जो डिमांड है वो 4 हो रहा था, और बी का जो डिमांड हो रहा था वो 5 यूनिट हो रहा था, है कि नहीं। मतलब जो 1 रुपया प्राइस था आइसक्रीम का, तो 4 ये खरीद रहा था, 5 ये खरीद रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट डिमांड कितना हो गया, 4 + 5 9। एक्चुअल में क्या हो गया, अगर इंडिविजुअल के बारे में बात करें, ए के इंडिविजुअल, तो ए बी, अगर दोनों को मिला दें, क्योंकि हम लोगों ने माना कि इकोनॉमी में 2 लोगों को मान के चल रहे हैं, इसी तरीके से लाखों हजारों रहते हैं, तो वहां से सबका ऐड होता चला जाता है। जब 2 है तब क्या हो रहा है, यहाँ 3 है और ये 4 है, तो ये 7 हो गया। मतलब प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी कम हो रहा है, यहाँ भी क्वांटिटी कम हो रहा है, यहाँ भी क्वांटिटी कम हो रहा है, और यहाँ भी क्वांटिटी कम हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 से 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 से 3 किया इंडिविजुअली। अब इंडिविजुअली जब कम हो रहा है तो मार्केट डिमांड में भी कमी आता है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी है, और ये प्राइस बढ़ा, मतलब प्राइस बढ़ते के साथ ही क्वांटिटी कम परचेस होने लगती है। तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी मार्केट डिमांड क्या, कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ओन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड और ओन प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। क्या मार्केट स्केड्यूल के बारे में बात किया जाए या फिर इंडिविजुअल स्केड्यूल के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा कर्व के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज या मार्केट डिमांड कर्व। हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ा, अब क्या था मार्केट डिमांड कर्व, कि ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर ग्राफिकली हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ में क्या होता है। इट शोज द डिमांड ऑफ द क्वांटिटी दैट मेड ऑल पर्संस इन द मार्केट प्लेस एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो भी पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में जितना लोग, सेम डेफिनेशन है भाई, बस इसको हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। इसको एक बार ग्राफिकली फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ग्राफिकली क्या है भाई, देख लेते हैं, है कि नहीं। ग्राफिकली में देखो कि ए पर्सन है, जब 4 रुपया प्राइस है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार, जब 4 रुपया प्राइस था, यहाँ भी 4 रुपया प्राइस है, तो ए का जो डिमांड है वो 4 रुपया में एक क्वांटिटी का डिमांड है, यहाँ भी एक क्वांटिटी का डिमांड है। लेकिन जब मार्केट के बारे में बात करेंगे तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट डिमांड में 4 का क्या हो गया, 1 हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 का 1 हो गया, कि दोनों 4 4 पर 1 1 कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से ये मार्केट डिमांड क्रिएट होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर कम हुआ, तो प्राइस जब कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है, और जब प्राइस कम हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो क्वांटिटी कम हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यही बोला गया है कि एवं ड्रॉन इज अ लीनियर, यहाँ पर क्या एक तरीके से लीनियर फिगर आ रहा है, लीनियर फिगर आ रहा है तीनों का। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग कि लीनियर शेप होता है किसका, मार्केट डिमांड शेड्यूल का या मार्केट डिमांड कर्व का।
मार्केट डिमांड कर्व का। तो आई होप सो द स्टूडेंट शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज स्टीपर एंड द मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। क्या इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? स्टीपर होता है, स्टीपर होता है, और जो मार्केट डिमांड कर्व है वो क्या रहता है? फ्लैटर रहता है। तो ये चीज याद रखना है। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 में है, यहाँ भी 1 हुआ, इसका 1 यहाँ हुआ, तो दोनों जोड़ का 4 में 2 कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था, ये भी चीज कर सकते हैं, इसमें कोई चीज दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आप ग्राफिकली शो कर रहे हैं। अब आता है क्या? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है कि नहीं? डिमांड डिमांड का स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। डिमांड का स्लोप अगर पूछा जाएगा एमसीक्यू में तो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ये बोला डिमांड कर्व इज नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग द नेगेटिव रिलेशनशिप। ये क्या बता रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक तरीके से नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी, प्राइस ज्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी कम हो रहा है, और प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है? अगर बोला जाए स्लोप, तो भाई जितना स्लोप दिखेंगे तो चेंज इन प्राइस, और यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन प्राइस को कैसे डिनोट करते हैं? चेंज इन प्राइस को हम लोग डेल्टा पी से, और चेंज इन क्वांटिटी को डेल्टा क्यू से। ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो नेगेटिव साइन जरूर देना, क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप है, ऊपर से लेफ्ट से राइट आता है। कहाँ से आता है? लेफ्ट से राइट आता है। तो आई होप तो ये चीजें क्लियर होंगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड वही बोलता है कि जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज्यादा होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कि सारे डिटर्मिनेंट जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब सारे कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ उसके प्राइस में चेंजेस होता है, और प्राइस की वजह से क्वांटिटी उसका ऊपर नीचे होता है। ठीक है, उसी तरीके से डिमांड शेड्यूल भी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है। तो वही है लॉ ऑफ डिमांड, एक बार फटाफट आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। क्या है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, की क्या क्या एजम्पशंस हैं? अब एजम्पशंस भी बहुत सारे हैं, कि वेरियस एजम्पशंस टेक्स प्लेस इन द लॉ, कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब जैसे उसका ओन प्राइस से रिलेटेड है, सिर्फ मतलब क्या, सिर्फ उसके ओन प्राइस में चेंजेस हो रहा है, और उसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर का क्वांटिटी चेंज हो रहा है। जैसे मान लो कि एप्पल है, तो एप्पल के अपने प्राइस के गिरने की वजह से, एप्पल का प्राइस जब नीचे जा रहा है तब इसका क्वांटिटी ऊपर जा रहा है, और जब प्राइस इसका ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटी नीचे जा रहा है। तो मतलब क्या, सिर्फ अपना प्राइस, उसके अलावा सारी चीजें क्या है, एजम्पशन क्या करते हैं कि वो कांस्टेंट रहता है। जैसे टेस्ट बदलना नहीं चाहिए कंज्यूमर का, इनकम नहीं बदलना चाहिए, अगर इनकम बदल जाएगा तो वो भाई हो सकता है कि और एप्पल परचेज करने लगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो भी रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। नो एक्सेप्शन ऑफ फर्दर चेंजेस ऑफ सप्लाई, की सप्लाई में कोई फर्दर चेंजेस नहीं होना चाहिए, जो चल रहा है वही चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, सब सारे क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सिर्फ क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस। जब सिर्फ प्राइस ही ऊपर नीचे होगा तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, बस ये याद रखना है। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा, जब उसके ओन प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, और ओन प्राइस के चेंजेस होने की वजह से उसके क्वांटिटी में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो आई होप सो ये चीजें यहाँ पर भी क्लियर होगा, लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन। अब यहाँ बोल रहा है कि किस वजह से कॉजेज और डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? तो बहुत सारे रीजन है भाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, कि मार्जिन क्या होता है, घटता चला जाता है। मार्जिन क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। आदमी अभी कुछ खा रहा है, फिर धीरे धीरे उसका जो संतुष्टि होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मतलब बोला जाए कि उसका पेट फुल, तो वो उसका विलिंगनेस टू पे धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो यही बोला गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, इनकम इफेक्ट की चेंजेस की वजह से, कि भाई इनकम उसका बढ़ जाएगा, तो भाई क्या होगा, इनकम अब अगर इनकम बढ़ जाएगा तो मतलब वो क्या, कमोडिटी का डिमांड भी, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं।
विद द फॉल इन द प्राइस द रियल इनकम इंक्रीजेस। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स है, अब पर्टिकुलर गुड्स है उसमें प्राइस में चेंजेस आया, तो पहले मान लो कि पर्टिकुलर गुड्स परचेज कर रहा था तो 100 रुपया दे रहा था, अब उसका प्राइस 80 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इनकम उसका 20 रुपया बढ़ गया ना, क्योंकि यहाँ 20 रुपया उसका बच रहा है, तो अब 80 रुपया में वो चीज़ प्रेजेंटली खरीद रहा है, तो यहाँ इनकम बढ़ गया। अब विद द फॉल ऑफ द प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेस और डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिमांड में इंक्रीमेंट आ सकता है, इसीलिए जो स्लोपिंग होता है वो डाउनवर्ड होता है। उसके बाद सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि गुड्स का सब्सटीट्यूशन होता है, जैसे मान लो कि भाई पेट्रोल इज बीइंग सब्सटीट्यूटेड बाय द सीएनजी, कि इट रेफर्स टू द वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन द वन बिकेम इफेक्टिवली चीपर ड्यू टू द चेंज इन द रिलेटिव प्राइस। कि चेंज इन द रिलेटिव प्राइस की वजह से मान लो कि सीएनजी है, पेट्रोल इज बीइंग सब्सटीट्यूटेड बाय द, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग किस पर शिफ्ट हो जाते हैं, सीएनजी पर शिफ्ट हो जाते हैं। एंड बिकॉज सीएनजी चीपर, क्योंकि सीएनजी चीपर है। और सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है जैसे कार वगैरह जो सीएनजी वाली कारें होती हैं वो, और लीडिंग टू अ इंक्रीज इन द डिमांड, उससे क्या होगा, डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक का डिमांड कम हो रहा है और दूसरे का डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से भी स्लोपिंग डाउन होता है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, की कंज्यूमर का ग्रुप अगर बढ़ जाता है तो अट्रैक्ट हमेशा नया नया जो गुड्स रहता है उस पर अट्रैक्ट होता है। जैसे व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स इट अट्रैक्ट्स न्यू बायर्स हु कैन अफोर्ड टू बाय। अगर कंज्यूमर का मान लो कि प्राइस कम हो गया कोई पर्टिकुलर गुड्स पर, तो उसमें और ज़्यादा कंज्यूमर्स जो होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व। डिफरेंट यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस, जैसे मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग कर्ड, चीज, बटर। इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क रिड्यूस, अगर प्राइस क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है अगर मिल्क का, क्या मिल्क का, तो क्या होगा कि इट विल पुट इनटू अ डिफरेंट यूजेस, उसको लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदने लगेंगे, मतलब क्वांटिटी इसका बढ़ जाएगा, और उसको ऑल्टरनेटिव यूजेस में कोई कर्ड बनाएगा, कोई घी बनाएगा, है कि नहीं, कोई मक्खन निकाल रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। अब एक बात आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है भाई, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। एंड व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस बढ़ता है उसका अपना प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी में घटाव होता है, मतलब घटती है उसकी क्वांटिटी, और जब प्राइस घटती है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो अगर ये वाला फंडा काम ना कर रहा हो ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। मतलब जिस जगह पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे इन दोज गुड्स विच डू नॉट इंक्रीज विद द फॉल इन द प्राइस एंड डू नॉट डिक्रीज विद द राइज इन द प्राइस, मतलब ये काम नहीं होता है। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से अगर क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जा रही है, क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जा रही है, और जब प्राइस घटने की वजह से क्वांटिटी की डिमांड घट जाती है कि नहीं, क्वांटिटी की डिमांड घट जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं उसको। तो आई होप तो ये चीजें क्लियर होंगी। पहला आता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या है, एक तरीके का क्या है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्यों, क्योंकि देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ हाईली इंफीरियर गुड्स। मतलब क्या, इंफीरियर गुड्स होता है जो बहुत चीप रेट वाला होता है। अब उससे भी कम रेट वाला जो गुड्स होता है ना, उसका उसमें काम नहीं करता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि एज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस, कि प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज करेगा लेकिन डिमांड ऑफ द गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस। उसमें क्या होता है कि प्राइस जैसे बढ़ता है तो क्या होता है कि क्वांटिटी भी लोग ज़्यादा परचेस करने लगते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई क्या है कि आने वाले समय में और प्राइस ना बढ़ जाए, तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वो परचेस करके रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा गिफिन इफेक्ट जो होता है वो कौन सा इफेक्ट इस्तेमाल होता है, या गिफिन गुड्स कौन सा इफेक्ट, तो पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब कि दोनों एक ही काम कर रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। क्या कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, मतलब लॉ ऑफ डिमांड विल डू नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ कॉस्टली आइटम्स, जैसे डायमंड वगैरह में। डायमंड क्या होता है, जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, तो अगर डायमंड का प्राइस अगर बढ़ रहा है मान लो, तो लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं। क्यों, क्योंकि उन लोगों को लगता है अपनी प्रेस्टीज के लिए कि भाई मेरा प्रेस्टीज चला जाएगा,
अगर हम लोग लोअर प्राइस पर खरीदेंगे तो जैसे दाम बढ़ता है वैसे ज़्यादा वो लोग खरीदते हैं। अगर अगर मान लो डायमंड वगैरह की बात करें, ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें को, इनको एक और बोला गया कि क्या बोला जाता है भाई, कॉन्स्पिशियस गुड्स को वेबलन गुड्स बोलते हैं या वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ याद रखना, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है, तो एमसीक्यू में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हो गया, अब चलते हैं तीसरे में। तीसरा में क्या है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, कि जो सारी चीजें नेसेसिटीज है, सर्टेन थिंग्स बिकम नेसेसरी फॉर द मॉडर्न लाइफ। जैसे वी परचेज द गुड्स इन स्पाइट ऑफ देयर प्राइसेस, द डिमांड ऑफ टेलीविजन सेट्स ऑटोमोबाइल हैज नॉट गॉन डाउन इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस। कि देखो मोबाइल फोन का प्राइसेस बढ़ा है, लेकिन उसका जो डिमांड है उसमें कमी नहीं आया। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें होती कि वो नेसेसरी होती हैं, उसका डिमांड बढ़ता ही बढ़ता गया, गिरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीजें क्या है कि वो नेसेसिटी वाली चीजें हैं, और नेसेसरी वाली चीज़ों में क्या होता है कि उसमें डिमांड की कमी नहीं आती, वो तो खरीदना ही खरीदना है। इग्नोरेंस, इफ अ कंज्यूमर इज नॉट अवेयर ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड ही मे परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी इवन एट अ हायर प्राइस। अगर उसको कुछ दूसरे गुड्स के बारे में पता ही नहीं है, कंपटीशन के बारे में पता नहीं है, तो क्या करेगा, हायर प्राइस पर वो गुड्स भी हायर खरीदेगा, मतलब क्या, कमोडिटी भी हायर खरीदेगा। फ्यूचर रिगार्डिंग चेंज इन द प्राइस, है कि नहीं? जैसे कोई एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आने वाले समय में क्या है, उसका दाम बढ़ने वाला है, क्या फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग क्या करेंगे, अभी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के रख लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा आने वाले समय में बढ़ने वाला है, चाहे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन लोग क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेशन की वजह से भी होता है। अगर एक्सपेक्टेशन में लोगों को लग रहा है कि भाई प्राइस कम होने वाला है, तो लोग अभी नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे भाई अब जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। नेसेसिटी जो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, सॉल्ट हो गया, फ्लोर हो गया, आटा वगैरह, दाल चावल, तो ये सब सारी चीज़ें नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, तो इन पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो आई होप सो पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, और आप लोगों को डिमांड और उनके फंक्शंस जो भी हैं, डिमांड के बारे में पता चला होगा, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पता चला, उसका एक्सेप्शंस के बारे में पता चला कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर ये चीज़ आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे ना बैठ के, 40 मिनट का वीडियो है भाई, 40 मिनट के वीडियो में डिमांड आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लंबा ज़्यादा हो जाता, तो ये अगर अलग से हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से करेंगे। क्योंकि आप लोग ये मत भूलिएगा, डू नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ क्लास टुमारो, कि हम लोगों कल फिर से क्लास है 8 PM में। क्योंकि आज कुछ कारण की वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट नाइट वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन कल आप लोगों का 8 PM में आप लोगों का वीडियो आ जाएगा, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व में मूवमेंट और शिफ्ट कैसे होता है उसके डिमांड कर्व में। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों का रोड मैप आप लोगों को पता चल गया कि डिमांड का किस तरीके से काम होता है एंड व्हाट इज डिमांड। तो आई होप सो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और अगर आप लोगों को उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो हमारे नंबर पर एक बार कॉल कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ आप जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक आईडी, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल की वीडियो में मिलेंगे, और मज़े तरीके से पढ़ते रहेंगे, और इसी तरीके से आप लोग मज़े से पढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला है। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।